हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। विज्ञान प्रगति मैगज़ीन जुलाई 2021 की आप लोगों के सामने है और इसका जो मूल्य है वो 30 रुपये है। मार्केट में मिल सकती है अगर कोई बड़ी दुकान आपके आसपास हो तो। इसकी जो पीडीएफ है वो ओरिजिनल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको जो पीपीटी वाली पीडीएफ है वो यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर उसको मिलेगी, ठीक है। साथ ही जो एनोडेड पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो दो तरह की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो विज्ञान प्रगति हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है पिछले 6 महीने की, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसको भी करवा दिया जाएगा जैसे जैसे वो अवेलेबल होती रहेगी। अब ये जो जुलाई की आपकी मैगज़ीन है, इसका जो टॉपिक लिया गया, मतलब कवर पेज पर जो टॉपिक लिया गया वो आपका मिलेगा इंसुलिन। इंसुलिन की खोज को लगभग 100 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर 3-4 पेज में कुछ आर्टिकल्स दिए गए थे। हम उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पहले ही पेज पर दिए गए हैं। ये आपको मिलेगा, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, विशेष लेख कौन कौन से हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन करा दी गई है जुलाई 2021 की, और इसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है। विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर का कंटेंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों मैगज़ीन्स को देखें, ये मत सोचें कि उसमें हिंदी में लिखा हुआ है और इसमें इंग्लिश में सेम कंटेंट है, नहीं, दोनों में अलग अलग है। तो इसको ज़रूर से देख लें। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाना, फेसबुक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आपको मिलेगा पहला आर्टिकल, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंसुलिन की खोज को 100 साल लगभग पुरानी रोमांचक कहानी बताई गई है। अब आपको पता हो कि यूपीएससी या पीसीएस रोमांचक कहानियाँ तो नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या होता है, ठीक है, और इससे मधुमेह वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से खोज की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जो परीक्षा की दृष्टि से काम किए हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। ओके, जैसे ये है, ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं पढ़नी। पढ़ना कहाँ से, यहाँ से हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो डायबिटीज़ जो है, ये आपका मधुमेह जो रोग है, ये आपका मनुष्य का पुराना रोग है। और आप देखेंगे तो मानव सभ्यताओं में बहुत सारे ऐसे लक्षण देखे गए हैं जो डायबिटीज़ की पुष्टि करते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों में बार बार मूत्र त्याग है, बार बार प्यास प्यास लगना है, तेज़ी से वजन गिरना, हर समय थकान जैसे लक्षण उभरते थे और फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। तो जो पुराने प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, यूनान के ग्रंथ हैं, चीन है, मिस्र है, फ्रांस के साहित्य हैं, उनमें सभी में एक वर्ड का यूज़ किया गया है जिसका नाम है मीठा मूत्र, ठीक है, वाले घातक रोग का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो इस जो रोग को यहाँ पर आपका, जब हमने फॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस किया तो 250 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, यूनानी चिकित्सक अपोलियस ऑफ मेफसीस ने यूनानी भाषा में इस रोग को डायबिटीज़ का नाम यहाँ पर दिया, जिसका नाम है बाहर निकालना, अर्थात बाहर प्रवाहित होना, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका जो एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ, किस तरीके से लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई ऐसी भी कोई बीमारी है। तो ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, नाम अलग अलग थे, काम अलग अलग थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में शुरू होंगी। तो अब ये यहाँ पर हमने देखा 250 ईसा पूर्व। उसके बाद धीरे धीरे साइंटिफिक जो आपका एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ, नई नई तकनीकें यहाँ पर आई, लोगों में चेतना जगी विज्ञान के प्रति। तो वैज्ञानिक प्रयोगों का दौर यहाँ पर शुरू हुआ और दो वैज्ञानिक उभर के आए। दोनों का नाम याद रखना है, जोसेफ मेरिंग, और दूसरे मिलेंगे आपको ऑस्कर मिन्कोव्स्की, ठीक है जी। दोनों के नाम याद रखना, आपसे पूछेगा कि ये दोनों किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, तो ये चीज़ आपके एसोसिएटेड हैं डायबिटीज़ से, मधुमेह से। और इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि डायबिटीज़ का सीधा संबंध जो है वो पैनक्रियास से है, जिसको आप हिंदी में अग्नाशय कहते हो, ठीक है। तो अग्नाशय पत्ती जैसी संरचना आपके पेट में होती है, अभी दिखाऊंगा, उससे आपका संबंध होता है डायबिटीज़ का। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, और आपको याद रखना है कि ये दोनों वैज्ञानिक किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं। आप देखिए कि डायबिटीज़, अगर मधुमेह की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत पुरानी बीमारी है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये आपकी कब होती है, देखिए, ये तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। तो अग्नाशय से आपका इंसुलिन यहाँ पर निकलता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है अग्नाशय, तो आपको ये बीमारी हो जाती है। दूसरा कब होगी, जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। मतलब इंसुलिन तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका आप उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपका शरीर उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा उपयोग कर रहा है, कम उपयोग कर रहा है, नियंत्रित उपयोग नहीं कर रहा है, तब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपको मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। अभी जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन यहाँ पर अग्नाशय के द्वारा निकाला जाता है, इसका काम क्या है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ओके, तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम इसका यहाँ पर है। एक टर्म आती है हाइपरग्लाइकेमिया, ठीक है, इसको कहते हैं बढ़ा हुआ रक्त शर्करा, ठीक है, बढ़ी हुई रक्त शर्करा अनियंत्रित मधुमेह का एक सामान्य प्रभाव है और समय के साथ शरीर की कई प्रणालियों को नुकसान भी पहुंचाता है। तो हाइपरग्लाइकेमिया का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो आपका रक्त शर्करा यानी मधुमेह है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा है, बढ़ी हुई आपकी रक्त शर्करा देखने के लिए मिलेगी, ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो हाइपरग्लाइकेमिया का ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। साथ ही ध्यान रखना है कि मधुमेह कब होता है, कैसे होता है।
ये मिलेगा आपको कि पैनक्रियाज का संबंध, जो आपके दोनों वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि मधुमेह का संबंध जो है वो पैनक्रियाज से है। तो आप देखिए कि ये आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, और इसके अंदर आप देखें तो पैनक्रियाज डक्ट आपको मिल जाएगा जो कि पत्ती की संरचना का होता है। इसके ही साइड में आप देखेंगे कि गाल ब्लेडर भी आपको दिखेगा। ओके, तो पैनक्रियाज आपका यहाँ से निकल के आया। दो चीज़ें याद रखनी है पैनक्रियाज के अंदर, दो मेन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेल वगैरह आप भूल जाइए कि ये अल्फ़ा बीटा और डेल्टा एफ सेल हैं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि एक होता है इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस और दूसरा होता है एकिनर सेल्स। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अभी मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, बट आप और थोड़ा इस चीज़ को डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। अब ये जो दूसरी संरचना है ये भी आपको मिलेगी कि ये भी आपकी पैनक्रियाज की संरचना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो पैनक्रियाज की संरचना मिलेगी। पैनक्रियाज के ऊपर मैंने आपको बताया गाल ब्लेडर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पर जूम कर दूँ, ये देखिए आप इस पार्ट को अगर मैंने जूम कर दिया तो आपको दो तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बेसिकली आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, बट आपको दो पर फोकस करना है। एक आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर की प्लेट्स यहाँ पर हैं, ये वाली जो है, ठीक है। और दूसरा आपको मिला होगा कि गुलाबी कलर की प्लेट्स हैं। और तीसरा आपको कुछ ये आपको डक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगी जिनको शिराएँ वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये गुलाबी कलर का यहाँ पर प्लेट है इसको यहाँ पर कहा जाता है पैनक्रियाज आइलेट्स या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, दूसरी जो येलो कलर की प्लेट्स हैं उनको कहा जाता है द एकिनर सेल्स और द पैनक्रिएटिक एसिनी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी जो आपको यहाँ पर नली दिखी वो हो गई आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए जो आपकी पैनक्रिएटिक एक्नी है, यानी कि ये चीज़ एकिनर सेल से आप इसकी तुलना कीजिए, ये आपका एक्सोक्राइन सेल को दर्शाती हैं। दूसरी चीज़ आपकी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हो गई जो कि आपकी पैनक्रिएटिक आइलेट को दिखाती हैं, ये आपकी एंडोक्राइन हो गई। ठीक है, तो एक हो गई अंतःस्रावी और एक हो गई बहिःस्रावी। इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अंतःस्रावी आंतरिक स्राव उत्पन्न करता है जो रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के चारों ओर ले जाया जाता है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सोक्राइन है वो तो आपका हो गया बाहरी प्रभाव, यानी कि ये वाला। तो आपकी जो एकिनर सेल है वो आपके पैनक्रियाज से बाहर जो आपकी बॉडी में काम होना है उस चीज़ को यहाँ पर देखने का काम करती है। दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हो गया जो कि हो गई आपकी पैनक्रियाटिक आइलेट्स, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ पर वर्क करती है, अंतःस्रावी उत्सर्जन यहाँ पर देखती है। अंतःस्रावी आंतरिक स्राव उत्पन्न करता है जो रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के चारों ओर ले जाया जाता है। देखिए कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू शरीर में जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उनका कार्य आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो रक्त प्रवाह के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के चारों ओर जो आपका आंतरिक स्राव है उसको उत्पन्न किया जाता है। दूसरा एक्सोक्राइन आपको यहाँ पर मिलेगा, और एक्सोक्राइन से आपको पता लगेगा कि ये आपकी जो पैनक्रियाटिक एक्नी है उसको डिनोट करता है और बाहरी स्राव को पैदा करता है जो एक वाहिनी के माध्यम से निकलता है, और इस वाहिनी को यहाँ पर कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो जो डक्ट है यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि जुड़ी पड़ी हैं पैनक्रियाटिक एक्नी से। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को देखिए। अग्नाशय मैंने बता दिया कि दो तरीके के कार्य करता है, एक अंतःस्रावी वर्क करता है और एक बहिःस्रावी वर्क करता है। अग्नाशय का जो बहिःस्रावी कार्य है वो पाचन में शामिल होना है, याद रखना। इसका जो कार्य है वो पाचन में शामिल होना है, इसका कोई भी मकसद नहीं है। बहिःस्रावी का यानी एक्सोक्राइन का, और एक्सोक्राइन से आपको सीधे एकिनर सेल की तरफ चले जाना है, यानी पैनक्रियाटिक एक्नी की तरफ चले जाना है। ओके, तो आप इन चीज़ों को रिलेट करना शुरू कीजिए कि एकिनर सेल इज इक्वल्स टू पैनक्रियाटिक एक्नी इज इक्वल्स टू एक्सोक्राइन सेल्स, और एक्सोक्राइन सेल का मतलब हो गया डाइजेशन से रिलेटेड। इसका कोई रिलेशन नहीं है मधुमेह से या फिर इंसुलिन से। बात समझ में आई आपको। अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य, अब अंतःस्रावी को यहाँ पर लॉन्च करना शुरू कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पर मिलेंगी, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पैनक्रियाटिक आइलेट्स, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंडोक्राइन सेल्स, और एंडोक्राइन सेल का मतलब यहाँ पर हो गया आपका अंतःस्रावी कार्य। और अंतःस्रावी कार्य का जो कार्य होता है वो होता है रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करना। अब जो दोनों पॉइंट आपको मिले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वही स्रावी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सोक्राइन, वो पाचन में महत्वपूर्ण है, डाइजेशन में। इसका मधुमेह से, शर्करा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि रक्त शर्करा से जो लेना देना है वो आपको मिलेगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का यहाँ पर लेना देना है अंतःस्रावी से। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको मुझे समझाना था। इसको रटो या याद करो या फिर समझो, कुछ भी करो, पर आपको याद रखना है पॉइंट। ओके, तो लैंगरहैंस के द्वीप का क्या कार्य है? मैंने बताया कि लैंगरहैंस जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसको लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। ठीक है, तो इनका क्या कार्य है
कि लैंगरहैंस के आइलेट्स अग्नाशय के भीतर, मैंने बताया भीतर मतलब अंतःस्रावी, ये रहा अंतःस्रावी, अंतःस्रावी का काम होता है रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करना, ठीक है। भीतर कोशिकाओं का एक समूह है जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के उत्पादन और रिलीज के लिए जिम्मेदार है, उसके उत्पादन के लिए भी और उसके रिलीज के लिए भी ये जिम्मेदार आपको मिलेगा। ओके, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ठीक है। तो शरीर में शर्करा के सामान्य मेटाबॉलिज्म उपापचय के लिए आइलेट्स कोशिकाओं से निकलने वाला स्राव आवश्यक है, ये चीज़ें यहाँ पर सिद्ध कर दी गई थी। सन 1894 में सर एडवर्ड अल्बर्ट शेफर ने आइलेट्स कोशिकाओं की संरचना के आधार पर सुझाव दिया कि इन कोशिकाओं से निकलने वाले आंतरिक स्राव, मैं बता रहा हूँ बार बार, आंतरिक स्राव का मतलब आइलेट्स की कोशिकाओं से है और वही स्राव का मतलब एक्नी सेल से है, का रक्त की शर्करा में सांद्रता मात्रा पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए, सिर्फ एक लाइन में इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये न्यूज़पेपर में भी चीज़ें यहाँ पर छपी थी और देख सकते हो कि ये लगभग 1923 का समय यहाँ पर मिलेगा। टोरंटो डॉक्टर्स ऑन ट्रैक ऑफ द डायबिटीज़ क्योर, तो इन लोगों ने सबने मिलकर के डायबिटीज़ का क्योर यहाँ पर देखा। अब ये जो साइंटिस्ट यहाँ पर साइड में लगे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन की खोज के प्रणेता इनको कहा जाता है, इनका नाम याद रखना है, फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग याद रखिए, काफ़ी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 22 मार्च 1922 को टोरंटो डेली न्यूज़पेपर के पृष्ठ पर छपी खबर ये मिलेगी कि इंसुलिन का क्योर जल्द ही मिलने वाला है। पहले जो व्यक्ति हैं जिनको इंसुलिन की डोज यहाँ पर दी गई वो 14 वर्षीय लियोनार्ड थॉम्सन था। पूछा नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, बट कभी किसी एग्जाम वाली सटक गई तो पूछ भी लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगी इंसुलिन की पहली सीसी थी। इस तरीके से इंसुलिन को यहाँ पर बनाया गया और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने यहाँ पर इसको डिस्कवर करने की शुरुआत की। इसके लिए सबको नोबेल प्राइज़ भी मिला और किस तरीके से डायबिटीज़ रिलेटेड रिसर्च में लगातार नोबेल प्राइज़ मिलते जा रहे हैं। 1923 में देखिए आप मेडिसिन के फील्ड में यहाँ पर मिला FG बैंटिंग को, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये रहे, ठीक है, ये वाली इमेज साइड वाली, ठीक है जी, इनको यहाँ पर मिला। साथ में आपको JJR मैकलियोड को भी मिला डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन के लिए, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है जी। उसके बाद आपको और भी यहाँ पर ग्लाइकोजन के कैटेलिस्ट के लिए, ये सब आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ पहला वाला याद रखना है। तो आपको मिलेगा कि फ्रेडरिक जी बेंटिंग, जिन्होंने यहाँ पर 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के क्षेत्र में, रेसिपिएंट थे डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन में, इन्होंने काफ़ी मदद की। इनके साथ साथ JR मैकलियोड का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, ये सारे पॉइंट। अब मधुमेह जो है वो आपका जो आपका डायबिटीज़ हो गई, यहाँ पर दो तरह की होती है, ये दिया गया था, इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है इसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और आपका जीवन जो है वो पूरी तरीके से इंसुलिन पर आश्रित रह जाता है, तो आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन यहाँ पर लेनी पड़ती है, को कम इंसुलिन उत्पादन की विशेषता कहते हैं, ठीक है जी। तो आपके शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन होता है जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन यहाँ पर लेनी पड़ती है, दैनिक प्रशासन की आवश्यकता होती है इस वजह से। ना तो टाइप 1 मधुमेह के कारण पता है और ना ही इसे रोकने के उपाय अभी तक ज्ञात हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को कि अभी तक ना तो इसके कारण पता है ना ही इसके कोई उपाय पता है। हेपेटाइटिस के बारे में UPSC ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, इस वजह से मैं इस लाइन को हाईलाइट और बोल्ड भी किया है। ओके, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें आप इंसुलिन पर आश्रित नहीं रहते हो, गैर इंसुलिन आश्रित है और आपको मिलेगा कि शरीर के इंसुलिन के अप्रभावी उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है, मतलब इंसुलिन तो निकलता है, ठीक है, अप्रभावी उपयोग यहाँ पर होता है। और सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, टाइप 2 मधुमेह के अधिकांश लोग आपको मिलेंगे। और साथ ही आपको मिलेंगे कि मोटे तौर पर शरीर के अतिरिक्त वजन हो जाता है और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम आपका टाइप 2 मधुमेह देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है, इतना ही डिस्कस करना था। बाकी इसमें दिया भी बहुत कुछ गया था, जैसा कि कितने कितने हमने यहाँ पर जो डॉग्स हैं उन पर यहाँ पर रिसर्च किया, जो कुत्ते हैं उनके हमने पैनक्रियास पर रिसर्च किया, ठीक है, तो कितना बलिदान रहा उनका, भाई बहुत सब चीज़ें यहाँ पर काम की नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने इंसुलिन की खोज में यहाँ पर मदद की, बट आप समझदार हैं, ये उन चीज़ों को बढ़िए जो काम की चीज़ें हैं। आगे चलें तो आपको मिलेगा कि दो साइक्लोन यहाँ पर देखने के लिए मिले, साइक्लोन ताउते और फिर यास यहाँ पर देखा। तो चक्रवात विपदाएं यहाँ पर लगातार आ रही हैं और प्राकृतिक पुनर्विस्थापन की तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मई 2021 का समय था, दो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर आए, पहले का नाम था ताउते और दूसरे का नाम था यास, ठीक है जी। तो ताउते जो है वो अरब सागर में आया और जो यास है वो आपके बंगाल की खाड़ी में आया। आपका जो ताउते था वो यहाँ पर 17 मई 2021 को आया और यास जो है वो बंगाल में 26 मई 2021 को आया और उड़ीसा पर इसने नाश किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो चक्रवात पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा कि पिछले 1-2 साल के अंदर साइक्लोन एम्फन और साइक्लोन निसर्ग भी यहाँ पर देखे गए थे। ओके, तो
ये सब जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके से वर्क चलता है। उधर हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिकी स्थित राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन दैट इज़ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने 2021 में अमेरिका और कैरिबियन के लिए औसत से अधिक तूफान के मौसम की भविष्यवाणी की है। तो आप देखिए कि किस तरीके के तूफान यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तूफ़ान आपके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में इनको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में इनको कहते हैं हरिकेन, दक्षिणी पूर्व एशिया चीन में इनको टाइफून कहा जाता है, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से इनको जाना जाता है। तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके तो हाल ही में आपको मैंने बताया कि ताउते नाम का साइक्लोन आया। ये जो ताउते नाम दिया गया है ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। बर्मीज़ भाषा में इसका मतलब होता है गैको, जो कि एक तरीके की छिपकली होती है। दूसरा नाम यहाँ पर आपको मिला यास। ये जो यास नाम है ये ओमान के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है जैस्मिन। ठीक है जी, तो ये सब पॉइंट हैं, पीटी में कहीं भी पूछ लेगा। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने के कारण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हवा के वे तूफान हैं जो कम दबाव वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ आते हैं। देखिए साइक्लोन के डेवलप होने के लिए आपको लो प्रेशर चाहिए होता है ऑन द ग्राउंड। लो प्रेशर के कारण आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हवाएं ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी और आपका चक्रवात डेवलप होगा। ठीक है, अब आपका जब लो प्रेशर होगा तो टेम्परेचर धरती पर ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो आपको मिलेगा कि 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने पर चक्रवात पैदा हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जो कि आपकी 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जल वाष्प का संघनन होता है, और इस तरीके से आपका साइक्लोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, आपको आगे समझ में आएगा कि संघनन की इसी गुप्त ऊष्मा के कारण चक्रवातों को ऊर्जा भी मिलती है। चक्रवातों के अंदर जो एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो आपके खतरनाक हो जाते हैं, अच्छा खासा इम्पैक्ट डैमेज यहाँ पर करते हैं, वो इसी के कारण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लेटेंट हीट है वो यहाँ पर बनी रहती है। ओके ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जबकि ऊर्ध्वाधर हवाओं की गति में कम अंतर, कमजोर निम्नदाब क्षेत्र व समुद्र तल पर ऊपरी अपसारण जैसे अन्य कारक इन चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास हेतु संगत संयोग का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक चक्रवात के ऊपर उठते समय तो जो ऊर्ध्वाधर वायु यहाँ पर उठ रही है, जो ऊर्ध्वाधर जो आपकी हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो ऊपर उठते समय उनका जो दाब है उनके बीच में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर दाब कुछ हो रहा है और इस जगह पर एकदम से ही कम या ज़्यादा हो गया। ये जो अंतर है ये मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? तो इस वजह से आपका ये और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक हो जाता है। बहुधा कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ जो है ये आपका इनके बीच का जो इलाका है ये अधिक प्रभावी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, और स्थलीय प्रभाव पर आते आते इनकी जो गुप्त ऊष्मा नष्ट हो जाती है। इसी वजह से चक्रवात धरती से टकराते ही इम्पैक्ट कम कर देते हैं। बात समझ में आपको? तो जैसे ही एक चक्रवात धरती पर टकराता है उसकी जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तटीय इलाकों में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है जबकि अंदर की तरफ इम्पैक्ट कम होता है। ओके, तो इनकी गति आपको मिलेगी कि 40 से 50 किलोमीटर एवरेज होती है, लेकिन 225 किलोमीटर तक के भी हमने यहाँ पर देखे हैं। ओके, तो इस तरीके से साइक्लोन आपका यहाँ पर डेवलप होना शुरू होता है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आपको चाहिए। याद रखिएगा कि ये सिर्फ पानी की सतह पर ही यहाँ पर जो है वो उत्पन्न होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और यहाँ से आपका लो प्रेशर की जो विंड्स हैं वो कोरियोलिस फोर्स के ज़रिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्क होता है। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी के पॉइंट्स हैं तो इस वजह से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो हवाएँ हैं ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। बात समझ में आपको? जिसकी वजह से जो साइक्लोन यहाँ पर डेवलप होता है और उसके चारों तरफ यहाँ पर जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं जो कि हैवी रेन और थंडर के लिए जाने जाते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हैवी और रेन भी देखने के लिए मिलती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब काम होता है, कभी और डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर आपको मिलेगा ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी, अब आप देखिए कि पैसिफिक से आने वाली जो भी हवाएं हैं वो अगर इस बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई तो वो अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि बीच में ज़्यादा और जो ऊंचे पठार हैं, पहाड़ हैं वो नहीं हैं जो कि इनको रोक सकें।
दूसरी तरफ अगर मैं अरब सागर की बात करूँ तो पैसिफिक से आने वाली हवाएं वेस्टर्न घाट के द्वारा रुक जाती हैं। बात समझ में आई आपको? तो वेस्टर्न घाट है या फिर आपका जो हिमालय है वो इस तरीके से हिमालय के द्वारा रुक जाएंगी, कुछ आपकी वेस्टर्न घाट के जरिए रुक जाएंगी, तो इम्पैक्ट कम पड़ता है अरब सागर में। इस वजह से हमें देखने के लिए मिला है कि अरब सागर में कम तूफान आते हैं, कम चक्रवात आते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो आपका पॉइंट बन गया यहाँ पर कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात क्यों आते हैं और अरब सागर में कम चक्रवात क्यों आते हैं, क्योंकि पैसिफिक से आने वाली जो हवाएं हैं वो आपकी वेस्टर्न घाट से रुक जाती हैं, हिमालय से रुक जाती हैं। इसकी वजह से अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, इम्पैक्ट कम हो जाता है। यही सब लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि भौगोलिक दृष्टि से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीन मेन यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर हो गए। और आपको मिलेगा कि प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं पश्चिमी घाट हिमालय से टकरा देती हैं और अपनी तीव्रता खो जाती हैं और अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती, जिससे अरब सागर शांत बना रहता है। दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती हैं बिना किसी अवरोध के, जिससे कि वहाँ भारी बरसात करती हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए ये भी पाया गया है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो कि आपकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो कि पूर्वी तट पर हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जबकि आपको मिलेगा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, गुजरात जो कि पश्चिमी तट पर हैं, वहाँ पर आपके कम प्रभाव होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से डिसाइड होता है कि चक्रवात तेज़ होगा या कम होगा। ठीक है, पैसिफिक से आने वाली हवाएं मान लीजिए कि यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट या फिर हिमालय के द्वारा रुक गई, लेकिन क्लाइमेट चेंज अपना इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाता है, जिससे कि ओशन का जो टेम्परेचर है, अरब सागर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और साइक्लोन आएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका सिर्फ पैसिफिक से आने वाली हवाओं पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका डिपेंड करता है क्लाइमेट चेंज पर, टेम्परेचर राइज पर। ओके, तो बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से अरब सागर में भी कई चक्रवात आने लगे हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे। 2019 में अरब सागर में 5 आए, बंगाल की खाड़ी में कुल 3 ही आए, तो ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इसका एक कारण है। उसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक जो हैं इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जलीय क्षारता, तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन जैसे कारक जो कि आपके जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी दर को बढ़ा देते हैं, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे हैं। अरब सागर के तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण चक्रवात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और ये तापमान में वृद्धि हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। तो चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील यहाँ पर हो गया है अरब सागर। ओके, तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा है कि अरब सागर जो है वो पहले से ठंडा था बंगाल की खाड़ी की तुलना में। बंगाल की खाड़ी बहुत गर्म थी, अरब सागर जो है वो अपेक्षाकृत ठंडा था। लेकिन ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर बढ़ी, पृथ्वी के तापमान में इजाफा हुआ, जिसके कारण कि अरब सागर की सतह का जो तापमान है वो भी बढ़ा। और अरब सागर की सतह का तापमान बढ़ते ही जैसे ही 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, एक साइक्लोन डेवलप हो जाएगा जिसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे, जो कि आपका इम्पैक्ट करेगा पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है, हिंदी भाषा में है और भी आसान चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद साइक्लोन यहाँ पर आया ताउते, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। 100 से ज़्यादा टीम में तैनात की गई, शिविर खोले गए। भाई ये तो सब डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, किस तरीके से वर्क होता है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। गुजरात में अच्छी खासी यहाँ पर भीषण तबाही देखने के लिए मिली, ये सब तबाही के फ़ोटो दिए गए थे, किसी काम के नहीं हैं। दूसरा ऐसा ही सेम यास के बारे में दिया गया था जिसने उड़ीसा में तबाही मचाई, और ये देखें आप यहाँ पर, तो उड़ीसा में विगत 130 सालों में आए चक्रवाती तूफानों में यास जो है वो 96वां तूफान यहाँ पर मिला। ओके, तो ये इसके बारे में बताया गया था कि एक जहाज़ यहाँ पर जा रहा था गुजरात के कोस्ट पर, और गुजरात की है, ठीक है, ये आपको मैं पश्चिमी घाट का चित्र दिया गया था यहाँ पर, तो गुजरात के जहाज जा रहा था, ये तबाह हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर काम के नहीं हैं, और ना ही इतनी अच्छी तरीके से दी कि आप एग्ज़ाम में लिखो और आपको मार्क्स मिलें। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, यहाँ से आप इसको ना पढ़ें। उसके बाद आगे चलें तो आपको मिलेगा कि जानिए क्या है म्यूकोमराइसिस, इसके बारे में जानते हैं। 2-3 स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें दी गई थी, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि कोरोना वायरस तो यहाँ पर चल रहा है, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक और बीमारी देखने के लिए मिल गई जिसका नाम आपको मिलेगा म्यूकोमराइसिस। इसको आपने ब्लैक फंगस का नाम भी यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। जो दूसरी लहर से लोग यहाँ पर ठीक हुए, उनके फेफड़ों पर हमला ये यहाँ पर बोल रहा है। और इसकी अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सामान्य तौर पर यह फंगस जो है वो सड़ी गली लकड़ियों, सड़ने वाले भोजन, ऑर्गेनिक पदार्थों, पत्तियों, कंपोस्ट खाद, मिट्टी या जानवरों के मलमूत्र में पाए जाते हैं। ओके, अब ये जो इसकी संरचना है, ये संरचना आपसे यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछी, आगे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर ही नहीं पूछी, वो इतना बड़ा था, ये क्या, ये इसके बारे में क्यों पूछेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये थोड़ी बायोलॉजी की तरफ चली जाती हैं, ये सब स्पैरेजियम, ये सब वगैरह क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है। ओके,
तो आपको देखिएगा कि संक्रमण के कारण क्या थे। संक्रमण के कारण आपको मिलेंगे कि जो म्यूकोमराइसिस है, ब्लैक फंगस है, ये आपका खून के जरिए आँख, दिल, गुर्दे, यकृत और पैनक्रियाज तक पर हमला बोल देते हैं और साथ ही संक्रमण से आपका चेहरा भी काला पड़ जाता है। पॉइंट याद रखना। उसके बाद आपको मिलेगा संक्रमण लक्षण के तौर पर आपकी जो नाक की अंदरूनी दीवारें हैं उनमें सूखापन आ जाता है, काली और भूरे रंग की पपड़ियाँ जमना और नाक बंद होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं यार पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये देखो संक्रमण के प्रकार। ब्लैक फंगस ऐसे लोगों को शिकार बना रहा है जिसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, या मधुमेह के पुराने रोगी हैं, याद रखना इस चीज़ को। डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उन पर भी इम्पैक्ट कर रहा है, ओके। या अन्य अंगों के प्रत्यारोपण आदि करवाया है, उन लोगों को भी ये आपका इम्पैक्ट कर रहा है। म्यूकोमराइसिस संचारी रोग नहीं है, याद रखना, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये हैं एग्जाम के पॉइंट, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के छूने से ये नहीं फैलता है, पॉइंट है जी, याद रखना, भूलना मत। शोध क्या कहते हैं, इसके सबसे कम यहाँ पर शोध हुआ है, ये भी एक पॉइंट है। जैसा कि मैंने बताया हेपेटाइटिस पर पूछा जा चुका है, ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। बहुत कम शोध यहाँ पर इसके ऊपर हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना यह है कि म्यूकोमराइसिस जो है, इसका जो संक्रमण है वो रक्त वाहिनियों के कारण यहाँ पर होता है, क्योंकि यह रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध तथा ऊतकों को ऑक्सीजन से वंचित कर देता है और मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण म्यूकोमराइसिस ब्लैक फंगस खासकर उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका मधुमेह खराब या अनियंत्रित होता है, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप का मधुमेह उनको यहाँ पर है, ओके। डायबिटीज़ उनको यहाँ पर है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कीजिए पिछले आर्टिकल से। ये देखिए आप, जिन रोगियों के शरीर या ऊतकों में अतिरिक्त या बहुत अधिक आयरन है, या जो बार बार रक्त आधान या कुछ रक्त विकारों के कारण होता है, उनमें भी म्यूकोराइसिस विकास का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें आप देखिए जो बैक्टीरिया हैं या फिर फंगस हैं, उनको आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और आयरन तो आप उनको यहाँ पर दे ही रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अधिक आयरन है, इसकी वजह से, ठीक है। तो याद रखना पॉइंट कि बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो आत्मनिर्भरता की तरफ, डीआरडीओ चौथा आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, खास आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पिछले एक साल में डीआरडीओ ने बहुत सारे काम किए हैं जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, सेल्फ रिलायंस इंडिया को बूस्ट मिलेगा। डीआरडीओ की इन तरक्की को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा कि एक कोरोना की दवा भी डीआरडीओ ने लॉन्च की जिसका नाम है 2DZ, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो दवा लॉन्च कर रहे हैं इसका नाम 2DZ ही है, ओके। तो उसके साथ साथ आप देखें क्या क्या लॉन्च किया है। पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य, ज़्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस लॉन्च की है। परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, एंटी टैंक मिसाइल हेलेना, ध्रुवास्त्र आकाश एनर्जी न्यू जनरेशन मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, एंटी सैटेलाइट एसेट, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, MR सैम मिसाइल, जॉइंट वेंचर प्रोएक्टिव कार्बाइन, पिनाका रॉकेट प्रणाली, 9mm मशीन पिस्टल, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस रिली। इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वदेशी एंटी कोविड दवा यहाँ पर बनाई जिसका नाम है 2DZ, और ये आपकी डेवलप की गई बाय द डीआरडीओ। देश की पहली स्वदेशी एंटी कोविड दवा है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या 2DZ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ओके। तो ये जो यहाँ पर आपकी डेवलप की गई, तो डीआरडीओ ने यहाँ पर मिलकर के डेवलप की विद हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी के प्रयोगशाला के साथ, ओके। तो ये काफ़ी फेमस जो है लैब आपको यहाँ पर मिलेगी और अभी अभी डेवलप की गई है। 2DZ की जो दवा है वो पाउडर के रूप में है और ये घोल की तरह आती है, पानी में डालिए और पी जाइए, ठीक है। ऑक्सीजन की निर्भरता कम करती है, मतलब आप देखिए कोविड-19 में है क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो ऑक्सीजन की निर्भरता ये कम करती है यहाँ पर। साथ ही वायरस को शरीर में बढ़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वायरस को ऊर्जा हासिल करने से रोकने का काम यहाँ पर करती है। यह दवा शरीर में ग्लूकोज की तरह फैलती है और आपका जो प्रोटीन ऊर्जा के उत्पादन को रोकती है, जिसके कारण आपका जो वायरस है वो यहाँ पर उसकी संख्या ना बढ़ पाए, ठीक है जी। फेफड़ों में पहले संक्रमण को काबू करने के लिए असरदार पाई गई है और 2G दवा का उत्पादन भारत में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भारत में अवेलेबल है। पाउडर होने के कारण आसानी से पिया जा सकता है। अगर इस दवा को 5 से 7 दिनों तक लोगे तो फिर डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे ना लें, ठीक है। ऐसे ना लें कि हमने देख लिया और हम लेने चले गए, डॉक्टर की सलाह से लें। ये आपको जो ये दवा है उसका चित्र मिल जाएगा, किस तरीके की दवा यहाँ पर डेवलप की गई है, कैसे रोकती है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक एंटी टैंक मिसाइल हेलेना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है।
आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर आपकी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री हो, चाइना के साथ बाउंड्री हो, सभी पर हमारी जो घुसपैठ यहाँ पर चल रही हैं। तो इसी के चलते आपकी डीआरडीओ ने हेलेना नाम की एंटी टैंक मिसाइल, याद रखना टैंक पर मार करने वाली मिसाइल है, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से लॉन्च इसको यहाँ पर किया गया। ठीक है जी। तो ये आपका सटीक निशाना लगा सकती है, और ये आपकी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। 8 हेलेना मिसाइलों का हेलीकॉप्टर पर एकीकृत किया जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर, एक लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव, उसके ऊपर 8 मिसाइलों को आप यहाँ पर लगा सकते हो। इमेज बीच के अंदर दी गई है। तो हेलेना जो कि आर्मी वर्जन है, और ध्रुवास्त्र जो कि एयरफोर्स वर्जन है, जॉइंट यूज़र ट्रायल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म रेगिस्तानी रेंज में हमने इसका परीक्षण यहाँ पर किया। और यह जो मिसाइल है डेवलप की गई है हेलेना नाम की, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। उसके बाद मिलेगा आकाश नाम का एनर्जी न्यू जनरेशन मिसाइल। इसका सफल परीक्षण यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 25 जनवरी 2021 को यहाँ पर कर लिया था। ये याद रखना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर डेवलप की है। इसका जो उपयोग है वो भारतीय वायुसेना यहाँ पर करेगी, और ऊंचाई से हमला करने वाले कम IRS खतरों को रोकना है। तो जैसे आप देखें कि कोई हेलीकॉप्टर ऊपर है, तो आप नीचे से इसको यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा जो रेस्पॉन्स है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये सब यहाँ पर किया गया है। इसके दौरान सिस्टम इसके अंदर काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद ही रखना है तो याद रखिए आकाश क्या है। आकाश नाम का जो एनर्जी न्यू जनरेशन मिसाइल यहाँ पर डेवलप की गई है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, और इसका उपयोग जो है आप भारतीय वायुसेना के द्वारा यहाँ पर करोगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको मिलेगा कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यहाँ पर डेवलप कर लिया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफल परीक्षण यहाँ पर कर लिया गया है। ओके, तो DRDO ने डेवलप किया है। हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक भारतीय हॉक MK-132 से निकाला गया पहला स्मार्ट हथियार है। इसकी मारक क्षमता आपको 100 किलोमीटर तक मिल जाएगी, यानी हमारे लड़ाकू विमान पर्याप्त ऊंचाई से दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसे बेहद हल्के वजन वाला दुनिया का पहला गाइडेड बम भी बताया जा रहा है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब जो अगला पॉइंट है ये काम का हो जाता है। एंटी सैटेलाइट का हमने सफल परीक्षण यहाँ पर कर लिया है। एक बड़ी उपलब्धि है ये इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो भारत ने इस तरीके की जो मिसाइलें डेवलप कर ली है, और अंतरिक्ष में मार करने वाली ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण होगा। तो ये तकनीक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। अब ये भारत के पास भी है। तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक हासिल है। ओके, तो अब ये भारत अंतरिक्ष में जासूसी करने वाली सैटेलाइट को मार गिराएगी इसके जरिए। और भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार ने लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मिनट के भीतर ही एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया हमारे परीक्षण के दौरान। ठीक है, तो जासूसी करने वाली जो सैटेलाइट हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हैं, उन सभी को मार गिराने में ये आपका जो एंटी सैटेलाइट है ये आपकी बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। और ये जो हमने यहाँ पर परीक्षण किए, इस परीक्षण का नाम हमने दिया मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के अंदर हमने एंटी सैटेलाइट का विकास किया, इसका परीक्षण किया, और हम सक्सेसफुल यहाँ पर रहे। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। एंटी सैटेलाइट जो है वो मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है, और रॉकेट बूस्टर सहित 3 चरणों वाली प्रणाली से ये लैस भी है। मिशन शक्ति के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इंडिया ने जो अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, इसका नाम यहाँ पर दिया मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका संचालन यहाँ पर किया गया। लो अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे भारतीय उपग्रह को बिना किसी सटीकता के साथ निष्क्रिय किया गया था, और इसका नाम हमने दिया मिशन शक्ति। ठीक है जी, मिशन शक्ति हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। और ऐसे 3 ही देश हैं, तीनों का नाम भी याद रखना, अमेरिका, रूस और चीन, 3 और देश हैं। उसके बाद हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाई है। जो 4 व्हीलर कार होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं, उनको ट्रैफिक से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 2 व्हीलर यहाँ पर डेवलप किए। नाम याद रखना रक्षिता। और आपातकालीन सेवाएं, या फिर आपकी जो आपको मिलेगा कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सुरक्षा जैकेट्स हैं, हाथ पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियां हैं। ओके, 4 पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेज़ी से आपकी जो ट्रैफिक है उसमें भी कारगर साबित हो सकती है। तो इतना आपको यहाँ से देखना था, ये आपके काम का यहाँ पर हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि डीआरडीओ की इतनी सारी तकनीकों में एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ जाती है जिसका नाम है रैंडम नंबर के सृजन के लिए क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी। तो अभी अभी जो है वो आपने सुना होगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने साइंस रिपोर्टर में भी पढ़ाई है, और उसी के तर्ज पर आपकी ये दिखेगी आपको क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं, और ये जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, ऐसा ही हमने यहाँ पर ये तैयार किया है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो है आपकी जो रैंडम क्वांटम घटनाओं का पता लगाता है, उन्हें बाइनरी अंकों के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम एक रैंडम नंबर जो है वो यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए ये तकनीक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इसके यूज़ आप देखिए तो आपको मिलेंगे क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर, क्रिप्टोग्राफी के अंदर, वैज्ञानिक सिमुलेशन के अंदर, लॉटरी तथा मूलभूत औद्योगिक प्रयोगों जैसे क्षेत्रों में रैंडम नंबर की जो अनिवार्य भूमिका है उसके कारण आपका ये जो रिसर्च यहाँ पर हुई है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किस तरीके से हो इतना डिटेल में नहीं जाता, क्वांटम फेनोमेन क्या होते हैं ये सब आपके काम का यहाँ पर नहीं होता, जो भी चीज़ काम की है वो ही इतनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। तो सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइल यहाँ पर आपको दिखेगी, और इसका जो पहला सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया मध्यम दूरी की मिसाइल है। उड़ीसा के चांदीपुर जो आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर इसको फायर किया गया। मानव रहित एरियल टारगेट है और डायरेक्ट हिट के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसकी रेंज आपको मिल जाएगी लगभग 100 किलोमीटर तक की, और जो आपकी ये मिलेगी आपको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका जो नेवल वर्जन है उसका नाम रखा गया ब्राक 8। ओके, भारतीय नौसेना के लिए इसको यहाँ पर अब लगाया जाएगा। ओके, तो इतने इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन आपको याद रखने हैं। जॉइंट वेंचर प्रोएक्टिव कार्बाइन यहाँ पर बनाई है, ये बंदूक है एक इस तरीके की, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, नहीं ये वाली बंदूक नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं है, ये आपको मिलेगा जॉइंट वेंचर प्रोएक्टिव कार्बाइन 1 मिनट में दागेगी 700 गोलियाँ। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ ना यूपीएससी पूछेगा ना ही एसएससी पूछेगा, बट फिर भी देख लो कि डीआरडीओ की पुणे लैब और कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर के इसको यहाँ पर तैयार किया है। 700 राउंड पर मिनट की दर से यहाँ पर फायर किए जाएंगे, इतना सब काम का नहीं होता। पिनाका रॉकेट प्रणाली यहाँ पर डेवलप कर ली गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर पिनाका रॉकेट प्रणाली इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। 6 रॉकेट दागे गए थे, वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी आप देखा करिए, ठीक है। चांदीपुर परीक्षण रेंज पर इसका जो है वो परीक्षण किया गया, और ये आपको मिलेगा कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसके अंदर आपको मिलेगा कि अत्याधुनिक दिशा सूचक प्रणाली से लैस ये आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको इसकी रेंज याद रखनी है जो कि करीब 37 किलोमीटर की रेंज है, और काफ़ी लंबे रेंज तक दुश्मन पर वार करने में ये सक्षम आपको मिलेगी। ओके, तो कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने इसको सेवा में लिया था, जब इसका नाम था पिनाका MK1 रॉकेट्स, और उसकी जगह पर अब हम नया वर्जन लेकर के आए हैं जिनका नाम पिनाका रॉकेट्स रखा गया है। आगे चलें तो आपको मिलेगी 9mm की मशीन पिस्टल, अस्मी नाम रखा गया। तो आपसे छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस मशीन गन जो आपकी मशीन पिस्टल है इसका नाम क्या है, अस्मी नाम है, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा कि अस्मी का अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम। नॉट इम्पॉर्टेंट, भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल यहाँ पर तैयार की गई है। डीआरडीओ भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी परीक्षण किया गया है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रुद्रम क्या है, तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड 5 मैक से ऊपर की होती है। अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और अब भारत जो है ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर ली है। हमने इसका डीआरडीओ ने इसका जो परीक्षण किया वो भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स से किया, और ये एक बहुत बड़ा कदम आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा चलने वाली मिसाइलें बन सकेंगी। मैंने बताया 5 मैक से ऊपर की रफ्तार आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अगले 5 साल में भारत अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि तकनीक अब हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए आ चुकी है। तो अभी हमारे पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो अब हम यहाँ पर हाइपरसोनिक की तरफ चलने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर मिसाइल सिस्टम यहाँ पर कहा जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मॉड्यूल यहाँ पर विकसित कर लिया गया है, और जो आपकी अब बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। कई सारी प्रोजेक्ट 75 का नाम आपने सुना हो तो, और इसमें आपको मिलेगा INS करंज को नौसेना के अंदर हमने शामिल किया हाल ही के अंदर। ओके, तो ये सब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, और 6 ऐसी सबमरीन बनाने का हमने यहाँ पर वादा किया था। लगभग 3 या 4 यहाँ पर आपकी इंडक्ट भी कर ली गई हैं। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी है। ऑलराइट, तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना,
सफिशिएंट है। भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सभी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जितनी भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी, उन सब के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन मॉड्यूल स्थापित कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इतना याद रखिएगा कि क्या होता है। जब पनडुब्बी को बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता है। तो अब यहाँ पर सतह पर आना नहीं पड़ेगा, ये आपका जो काम है ये आपका अंडर वाटर ही हो जाएगा, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से हम यहाँ पर मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, ऊपर सतह पर ना आना पड़े, इसके लिए हमने ये सब काम यहाँ पर किया है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि स्वदेशी निर्माताओं ने यूवी रोगाणुनाशक तकनीक का हस्तांतरण किया। मतलब कहने का ये है कि यूवीसी एयर डिटेक्टर डी इन्फेक्शन सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है। मतलब जैसे कोविड-19 वायरस है या और तरीके के वायरस हवा में आते चले जा रहे हैं, तो उन सब से बचने के लिए एक तरीके का आपका ये आप डिसइंफेक्शन सिस्टम यहाँ पर लाया गया है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 99% तक कीटाणुओं को मारेगा, वो तो लाइफ बॉय की साबुन भी यहाँ पर काम कर देती है। ओके, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 2 पेज आपके बिल्कुल भी काम के नहीं थे, बच्चों में कोविड-19 का संक्रमण। उसके बाद आपको मिलेगा इंडियन सरसापरीला के बारे में। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, यूपीएससी का एसएससी भी कभी आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा। दुनिया को किस राह पर ले जाएंगी मशीनें। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया था, लेकिन ये इतना अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया कि आप इसको पेपर में लिख करके एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लो। बात समझ में आपको? तो इस वजह से इस आर्टिकल को आपको यहाँ से नहीं पढ़ना। आपको पता है कि मशीनें यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, उतनी भी सुविधा भी यहाँ पर बढ़ेगी। आप देखिए कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ठीक है, 18th सेंचुरी के करीब, राइट। और फिर यहाँ पर आप देखें उसके कारण वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, और अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3, और अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के अंदर हो गए हैं। ठीक है, तो जब हम IR 4.0 की यहाँ पर बात करते हैं तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वो टेक्नोलॉजी तो मशीनें हैं। किस तरीके की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, रोबोटिक्स है, एज कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन का नाम सुन रहे होगे आप, क्रिप्टो करेंसी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G है, साइबर सिक्योरिटी है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, वर्टिकल फार्मिंग है, बायोप्लास्टिक है, स्पेस टेक है, ड्रोन है। ओके, तो बहुत सारी 3D प्रिंटिंग है, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स है, लिथियम आयन बैटरीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आपने सुनी होगी, लाइफाई है। ओके, अब तो एस्ट्रॉइड माइनिंग और ये आपकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी वगैरह, इन सब की भी बातें यहाँ पर होती रहती हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको यहाँ पर आप देखना। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने कुछ भी नहीं बताया कि मशीन लर्निंग वगैरह ये सब ही मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो ये आप यहाँ से ना पढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा। रोबोटिक्स वगैरह, और भाई इतना तो आप लिख भी दोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आधारित प्रणाली की हमें ज़रूरत है, यहाँ से आपको इसको नहीं पढ़ना। उसके बाद एक आर्टिकल दिया गया था फ्रैक्टल का अनोखा संसार। फ्रैक्टल क्या होता है, बस इतना समझना जरूरी है और कुछ नहीं समझना। तो आप देखिए कि फ्रैक्टल अगर आप देखें तो ऐसी संरचनाएं होती हैं कि एक बिंदु से या एक चीज़ एक सिरे से निकलने वाले कई सारे सिरे, अगर इस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं तो उनको कहा जाता है फ्रैक्टल। ठीक है, ये दोनों की दोनों इमेज याद रखना। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पौधों और पत्तों में शिरा की संरचना। ठीक है, जैसे आपके हाथ में नसें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब जो है ये फ्रैक्टल है। ओके, ये सब आपका फ्रैक्टल है। ऑलराइट, तो इस तरीके को आप देख सकते हैं कि पत्तों के बीच में एक मुख्य धारा होती है, और उस मुख्य धारा के दोनों तरफ आपका देखने के लिए मिलेगा कि दोनों तरफ आपकी संरचनाएं निकली होती हैं, जिनको फ्रैक्टल कहते हैं। आपकी पसलियाँ देख लो, पसलियाँ फ्रैक्टल की तरह हो गई, आपके फेफड़ों की संरचना हो गई, पेड़ों की टहनियाँ हो गई, सब फ्रैक्टल की तरह होता है। तो फ्रैक्टल का अनोखा संसार है, कोई एग्जाम आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। ऑलराइट, तो मैं आपको यही बता रहा था कि पेड़ों की एक जैसे शाखा है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलग शाखाएं इससे निकली हुई हैं, पेड़ों की टहनी है, ये सब फ्रैक्टल की संरचना है। और ये आपको प्रकृति या हर मनुष्य, हर जीव के अंदर ऐसी संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि तिमला क्या होता है। तो हमें नहीं जानना कि तिमला क्या होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पेपर इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। याद रखना, उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो ये हमारा पेपर इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, इस वजह से हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलें तो एक बात हो रही है ट्राइकोम्स की, जो कि आपके प्राकृतिक रसायनों की भंडार गृह यहाँ पर कहे जा रहे हैं। ट्राइकोम्स होते क्या हैं? तो आप देखिए कि कोई भी चीज़ है, अगर आपकी वो चीज़ इस तरीके की दिख रही है, जैसा आप इमेज में देखिए ये वाली चीज़, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी इस तरीके से छाते की तरह, मशरूम की तरह दिख रही है, तो वो उसको हम ट्राइकोम्स यहाँ पर कहते हैं। आप देखिए, पौधों के बाह्य सतहों पर विभिन्न प्रकार के रोम होते हैं। यदि ये पौधे के भूमि से ऊपर भाग पर उपस्थित हों तो इन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। ट्राइकोम्स का अर्थ जो है वो रोम बाल से लिया जाता है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के पौधों में ट्राइकोम्स की ज्यामितीय संरचना एक कोशिकीय हो सकते हैं, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये आपके कुछ सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। ओके, तो इनका जो आपका वर्गीकरण है उपास्थि ग्रंथि के आधार पर किया जाता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अलग अलग भागों में दिख जाएंगे, कुछ तनों में दिखेंगे, पत्ती में, कली में, फूल में, फल में। इनको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ओके, ट्राइकोम्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कांटों में भी बदल सकते हैं, थॉर्न है, स्पाइन है, प्रिकल्स है, ठीक है, इन सब में भी इनको बदला जा सकता है। आप इमेज देखिए, आप ये कपास को देखिए, तो कपास की संरचना कैसी है भाई, ये ऐसे ही तो है कि ऊपर एक तरीके की छतरी है और नीचे ये जाकर के कहीं जुड़ रहे हैं। बात समझ में आई आपको? ऐसे ही आपको ग्रंथीय ट्राइकोम्स की संरचना मिलेगी कि ऊपर ये छतरी टाइप की है और नीचे ये कहीं जाकर के जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आपको इसके अंदर जो रेशे ये निकलते हुए दिख रहे हैं, ये भी इसी टाइप के हैं, और आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए आपकी इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें जा रही हैं कि एक छतरी की तरह, या फिर आप इसको किसी भी तरीके से एज्यूम कीजिए, बट आपको ये समझना है कि हाँ, ये इस तरीके की संरचना आपको दिखेगी। इसको ट्राइकोम्स कहा जाता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। ओके, अगली खबर की तरफ पढ़ें तो जल निधियों पर मंडराता कोरोना वायरस का खतरा। अब कोरोना वायरस के कारण आपको पता होगा कि बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिली कि उनको गंगा रिवर में बहाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा जनरेट हुआ। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वाटर बॉडीज़ में जाएगा और जितने भी आपकी जो जलीय जीव जंतु हैं उन सभी को खतरा देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के दल ने एक तरीके का आपका रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद यहाँ पर पता लगा कि हैदराबाद की झीलें हैं या फिर आपकी और झीलें हैं, उन सभी में इन्होंने यहाँ पर शोध किया, और शोध करने के बाद पता लगाया कि कोविड ग्रस्त जो लोग हैं उनके घरों, उनके अस्पतालों से जो मल जल यहाँ पर निकलता है उसको शुद्धिकरण के बिना ही झीलों में डाला जा रहा है, जिससे कि गंभीर संकट पैदा हो गया है और बीमारियाँ बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया कि पानी से कोरोना संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये अभी शोध का विषय है। अभी सबसे पानी में संक्रमण फैलने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तो जो गंगा रिवर के अंदर बहुत सारी बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर आपकी डाल दी गई, उससे संक्रमण फैलेगा या नहीं, इस चीज़ के ऊपर हमें कुछ नहीं पता है। ओके, तो ये ऐसी छोटी मोटी स्टडीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं। गंगा में कोरोना वायरस की संभावना बढ़ गई है कि वहाँ पर नहाने से आपका कोरोना वायरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब लंबे समय तक कोरोना वायरस के आपके उसके संपर्क में रहोगे तो फिर आपको संक्रमित होने के चांसेस हैं। जैसे मनुष्य वायरस युक्त जल में स्नान करेगा तो हो सकता है कि फैल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमको ये भी पता है कि गंगा जल कभी भी ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी यानी कि जिसको बैक्टीरिया फेज कहा जाता है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, जिसके कारण वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लेकिन आपको मिलेगा कि गंगा में कोरोना संक्रमण को नष्ट करने का काम गंगा जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज क्यों नहीं कर पाया, इस पर भी अभी शोध चल रहा है। तो गंगा का जल शुद्ध बताया जाता है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरियोफेज कोरोना वायरस को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता चला है। तो हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट से निपटने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट अगर 2016 की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं कि जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, जो आपका मेडिकल के ज़रिए जो यहाँ पर वेस्ट निकल करके आता है, उसको किस किस कैटेगरी में रखा जाए। एक होती है पीली कैटेगरीज। पीली कैटेगरीज में आप सिर्फ लैब का सामान डालोगे या फिर केमिकल वेस्ट यहाँ पर डालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो केमिकल मेडिसिन हो गई या लैब वेस्ट हो गया, वो आपको पीले कैटेगरी के अंदर डालना है। लाल कैटेगरी होती है तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट डालना है, जैसे कि बॉटल्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं। उसके बाद एक होती है सफ़ेद कैटेगरी। सफ़ेद कैटेगरी के अंदर आपको सिरिंज हैं, निडल्स हैं, ठीक है। तो ऐसी मेटल की चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी है। अगली आ जाती है ब्लू कैटेगरी यानी नीली कैटेगरी, और इसके अंदर आपको सिर्फ गिलास के सामान डालने हैं, ठीक है। तो जैसे बॉटल्स हैं या शीशियाँ हैं दवाई की, उन सबको आपको ब्लू कैटेगरी में डालना है, नीली कैटेगरी में। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, इसीलिए पर डाल दिया गया है। आपको मिलेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जो उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे लोगों के बीच जानकारी नहीं है कि बायोमेडिकल वेस्ट जैसा भी कोई चीज़ होती है, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं होता, मतलब हमने अभी बताया कि पीले डिब्बे में पीला जो है आपको लैब का वेस्ट या केमिकल वेस्ट ही डालना है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्लास्टिक का, कांच का सामान सब डाला जा रहा है। अंडर रिपोर्टिंग हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट की। एक ऐप यहाँ पर तैयार किया गया था, जो कि आपका तैयार किया गया था बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसने कहा था कि इस ऐप के ऊपर आपको जितना भी वेस्ट जनरेट कर रहे हो वो सारा का सारा डालना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास एडिक्वेट नहीं है जो इतनी सारे वेस्ट को हैंडल कर सकें। कलर कोडिंग यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही, जैसे पीला है तो पीले में वही सामान डालना चाहिए जो है। ओके, और साथ ही इन सब की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है कि अलग 4 तरीके के यहाँ पर आप डिब्बे बना रहे हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इसका डिस्पोजल कर रहे हो। ओके, तो ये सब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी इतनी खास नहीं है।
सब याद रखना है। आपका यहाँ पर कोविड-19 का पता लगाने के लिए ग्राफीन सेंसर यहाँ पर तैयार किया गया है नवीन प्रौद्योगिकी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। और ये आपका जो है इसके अंदर ग्राफीन शीट लगी हुई है, जो कि वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं, ये वायरस की संरचना है। ये जो प्रोटीन है, ये देखिए वायरस है ना, ये जो आपकी चारों तरफ को ये निकले हुए हैं ये स्पाइक्स, इसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इसके खिलाफ एंटीबॉडी को जोड़ देता है और ये आपका वायरस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है वर्क करेगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर आपको मिलेगा कि HIV के परीक्षण के लिए उपयोगी यहाँ पर AI पावर्ड ऐप तैयार किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त ऐप यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि आपका HIV को बता देगा कि आप में HIV कितना है। और राइट, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दो खबरें हैं। एक तो कोहरे के मौसम में चित्र लेना हुआ आसान, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं गया था। वैसे जो भी कुछ दिया गया था उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कि ये जो तकनीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की टीम और बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ पर उनके साथ मिलकर के स्टडी की है। और साथ में आप देखेंगे कि अधिक सुस्पष्ट चित्र लिए जा सकते हैं अब कोहरे के मौसम में भी। को प्राप्त करने के बाद उन्हें डीमोल्यूटेट करके पर्यवेक्षक के पास भेजा। और ये जो आपका यहाँ पर है वो आपका जो स्टडी है वो यहाँ पर प्रकाशित हुई OS कॉन्टिनम पत्रिका के अंदर। तो इसमें है क्या, बेसिकली क्या, कुछ नहीं है। एक फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेने के बाद उसको पर्यवेक्षक के पास भेजा, वो उसको यहाँ पर आपका मॉड्यूलेट करेगा, उसके बाद उसको फिर से डीमॉड्यूलेट करेगा। तो जो फ़ोटो लेने की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बार बार मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड करके उसकी जो इमेज है उसको क्लियर किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है। तो टीम ने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया है। उसके बाद आप देखेंगे समुद्री खतरों की पहचान करने के लिए मदद करेंगे 3D भूकंपीय आंकड़े। तो हमने कई सालों की स्टडी के चलते न्यूजीलैंड के तारानाकी बेसिन, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, उसमें थोड़ी सी स्टडी करने के बाद हमने पिछले कई सालों का जो डाटा है कि किस तरीके से इस बेसिन के नीचे जो परतें हैं इधर उधर हो रही हैं, भूकंप के कारण क्या क्या परतें इधर उधर हुई, उन सब का 3D आंकड़ा यहाँ पर तैयार किया है, जिसकी मदद से हम आने वाली घटनाएं हैं उन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं कि भी भूकंप आएगा तो कौन सी परत सरकेगी, ठीक है। इन परिघटनाओं को समझने से समुद्री खतरों की पूर्ववर्तियों, ठीक है, तो अर्ली वार्निंग हमें यहाँ पर मिलेगी। समुद्र तल की प्रकृति की जानकारी हो गई, भू आकृति को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सब जो छपा वो छपा बेसिन रिसर्च नामक पत्रिका के अंदर। स्टडी कहाँ हुई, न्यूजीलैंड के तारानाकी बेसिन में, याद रखिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसी यहाँ पर आपको पानी के अंदर ऐसी जहरीली धातुएं मिल जाती हैं, जैसे नाम लूँ अगर मैं तो मिलेगा आपको क्रोमियम है, आयरन है, निकेल है, कहाँ पर है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, लेड है। इन सब की सांद्रता आपको वेस्ट बंगाल है या इन सब इलाकों में आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो ये अगर कम सांद्रता में पाए जाते हैं तो कम सांद्रता में इनका पता नहीं लग पाता कि जहरीली धातु आपके पेय पदार्थ में है या नहीं, पानी में है या नहीं, लेकिन अब पता चल सकता है। तो IISc बेंगलुरु ने यहाँ पर आपका ये पता लगा लिया है और प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाएगा, जहरीली वस्तुओं की प्रतिक्रियाशीलता, परिवहन मार्गों की मात्रा, इन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने बताया कि इन सब के अंदर जो प्रमुख पर्यावरण जहरीले पदार्थ हैं, इन सब का नाम भी मैंने आपको लिया और इन सब का यहाँ पर सटीक पता लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में कौन सी धातु हमारे पीने के पानी में है। ओके, तो याद रखना। उसके बाद आपको कुछ ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आप देखिएगा और राइट, और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया और ओरिजिनल PDF भी डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओरिजिनल PDF भी नीचे पड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।